के बारे में आप लोग के साथ पहले में चर्चा किया जा चुका है और उसका वीडियो भी अपलोड है, आप लोग चाहें तो उसको देख लें। लेकिन फिर भी उस पार्ट को एक ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करते हैं तेजी से, जहां तक हो चुका था उसको तरह से को रिकॉल कीजिए, रिफ्रेश कीजिए उसको। प्रीएम्बल के बाद हम लोग देखते हैं संविधान के प्रावधानों को, और उसमें सबसे पहला देखते हैं, क्योंकि हम लोग को आर्टिकल और शेड्यूल इंपॉर्टेंट देखना है टॉपिक वाइज। सबसे पहला आर्टिकल 1 देखते हैं, जो कहता है कि इंडिया इज भारत दैट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि इंडिया भारत है जो राज्यों का संघ है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है देश का नाम, इसमें उल्लेख है। और संविधान में जो देश का नाम लिखा हुआ है वो इंडिया और भारत, यही नाम संविधान सभा द्वारा इस देश का अपनाया गया। दूसरा कहता है कि भारत जो है एक यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। तो भारत जो है राज्यों का संघ है। यहां पर यह है कि यह भारत एक संघ है जिसके इकाई राज्य है, यही अर्थ है। मतलब यहां पर सरकार की संरचना का चर्चा करता है, जो कि संघीय संरचना है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। भारत में संघीय संरचना है, फेडरल सिस्टम को अपनाया गया, फेडरलिज्म है। मतलब जहां पर राज्य होते हैं, उसके केंद्र सरकार होता है। लेकिन खास बात यह है कि भारतीय संविधान में हालांकि जो फीचर्स है वो तो संघीय है, लेकिन यह संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। यह यहां पर यूनियन है, और यूनियन बताता है, यह जो B.R. अम्बेडकर के शब्दों में करके हैं, बताता है कि ये जो यूनियन है वो बताता है कि भारत का जो संघ है अविनाशकारी है और वो उसको अलग नहीं हो सकता है यूनियन। यही है, उसके एकता पर ज्यादा जोर है। तो ऐसा ही है। और आर्टिकल 1 ऐसा ही कहता है नाम, और कहता है कि भारत एक संघ है जिसके सदस्य राज्य हैं। तो जो संघ का सदस्य होगा वो राज्य होगा। और उसी पर आर्टिकल 2 कहता है, आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 वो कहता है कि जो राज्यों, ये संघ का सदस्य है कौन? राज्य। तो ये संघ का सदस्य बनाने का अधिकार, माने संघ में शामिल करने का अधिकार किसको है? तो सदस्य उसमें संघ में शामिल करने का अधिकार कहने का मतलब आर्टिकल 2 के अनुसार कहा गया है, दिया गया है संसद को। और यह कहा गया है संसद अपने शर्त पर किसी को संघ में शामिल कर सकता है, मतलब संघ की सदस्य दे सकता है। तो इसमें निहित जो बात है यह कि राज्य बनाने का अधिकार संविधान ने संसद को दिया है, और संसद अपने शर्तों पर किसी को सदस्य बनाएगा। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 3 कहता है कि इस तरह से कि किसी राज्य के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकता है संसद, राज्य को बना सकता है, उसका आकार बदल सकता है। जैसे अगर हम लोग देखें एक उदाहरण के रूप में, भारत में जितने भी राज्य हैं, ऐसा हम सोचे कि नक्शा बना हुआ है, इस तरह से राज्य बने हुए। लेकिन राज्य का जो भी स्वरूप है वो संसद निर्धारित करेगा। यही चीज करता है, चाहे संसद इन राज्यों को किसी और तरह से बना सकता है, ऐसा बना सकता है, कैसा वो रूप दे सकता है, उसके नाम को भी बदल सकता है, क्षेत्र सीमा को भी बदल सकता है, राज्य कुछ भी कर सकता है राज्य के साथ। तो ऐसा से ऐसा बनाने का अधिकार समझिए वो संसद को है। तो वही है, ये अधिकार जो है संसद के अधिकार की चर्चा की गई है इसमें। अधिकार क्या दिया गया है इसमें कि किसी राज्य का नाम क्षेत्र, किसी राज्य का जो है, इसलिए कुछ ज्यादा वो मतलब विनाशकारी है राज्य, वो अपना अस्तित्व को उसके संसद पर निर्भर करता है। राज्य का जो है नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन हो सकता है, नया राज्य बना सकता है, राज्यों को मिलाया जा सकता है, ऐसा है। और इस आर्टिकल 3 में इसके प्रोसेस का भी उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि ऐसा जैसे संसद को अधिकार दिया गया है,
तो इसमें यह कहा गया है कि ऐसा प्रस्ताव, संसद तो कोई भी चीज अधिनियम के रूप में पारित करता है तो प्रस्ताव आता है। प्रस्ताव यह कहा गया है, ऐसा प्रस्ताव पहले संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले लीजिए, पूर्व सूचना, पूर्व अनुमति, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन इसमें यह कहा गया कि इस तरह से जो आर्टिकल 3 के प्रावधानों के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा अंतर्गत, राष्ट्रपति अनुमति देने से पूर्व वो जो राज्य, संबंधित राज्य जो कि प्रभावित होने वाला है, वहां पर उस प्रस्ताव को भेजेंगे उनके विचार को जानने के लिए। संबंधित राज्य अपने विधान पालिका में निर्णय लेगा कि इस तरह का जो प्रस्ताव लिया जाने वाला है, संसद में लाया जाने वाला है, उससे वो सहमत है कि नहीं। तो उसकी सहमति या असहमति बताएगा, लेकिन वो राष्ट्रपति को फिर भेजा, तो वो सहमत है या असहमत, इससे राष्ट्रपति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति उसके बाद फिर जहां पर है अनुमति देंगे और प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत किया जाएगा, एक सदन में पारित होने की जो प्रक्रिया है, फिर दूसरे सदन में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति जाएंगे, हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद बन जाएगा। तो यही है और ये प्रोसेस है। तो राज्य का सहमति मायने नहीं रखता है, लेकिन ये प्रोसेस में शामिल है और आर्टिकल 4 इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है, जो कहता है कि इस तरह का जो प्रस्ताव है आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो प्रोसेस है, उसको पारित करने के लिए जो है साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। बहुत ही इजी प्रोसेस है, साधारण बहुमत से ऐसा हो जाएगा, ऐसा से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आसान है। एक तरह से संशोधन हुआ, लेकिन संशोधन की जो प्रक्रिया है टफ है, जहां पर विशेष बहुमत की जरूरत होती है, और ये जो है बहुत ही सिंपल प्रोसेस से पास होता है। आर्टिकल 3 के प्रावधान जो होता है यही है, और इसी जो प्रावधानों का उपयोग करके भारत में राज्य का पुनर्गठन किया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके पीछे का जो है वो भी हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। एक ब्रीफ डिस्कशन यहां भी फिर से करते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, उसके स्वरूप में परिवर्तन करने का। तो जैसा कि अभी तक हम लोग संवैधानिक प्रावधान की चर्चा की है, उसमें इस तरह से राज्य के प्रकृति या नेचर, सीमा, सारा चीज परिवर्तन संसद कर सकता है, तो वही रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट करने का अधिकार संसद को है। और इसका जो प्रारंभ में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जरूरत हुआ इस पर विचार किया जाए, बहुत ही सीरियस थॉट दिया जाए, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज भारत को आजाद करके गए, तो वो ऐसा राज्य मिला आकस्मिक परिस्थिति के कारण कि जो 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 भारत का जो लक्ष्य था अब आजादी के बाद, वेलफेयर, तो पूरा करने में वो उतना सही नहीं था। तो उसमें जरूरत महसूस किया कि परिवर्तन किया जाए, क्योंकि उस समय जो राज्य जो मिला वो 4 कैटेगरी के थे। उसको ऐसा किया गया A, B, C, D। और आजाद, जैसे ब्रिटिश इंडिया, इसमें कहा गया ब्रिटिश इंडिया के जो राज्य थे, गवर्नर्स प्रोविंस थे, वो A थे। B में जो है कुछ छोटे देशी रियासत, कमिश्नरी क्षेत्र, मैंने कुछ देशी रियासत, बड़े देशी रियासत थे, और कुछ कमिश्नर। C में छोटे देशी रियासत, D में अंडमान निकोबार को रखा गया था। तो आकस्मिक परिस्थिति से राज्य का यह स्थिति था। अब था कि इसमें जरूरी था कि नए सिरे से इसको पुनर्गठित किया जाए। नया सिरा इसलिए कि जो लक्ष्य था सरकार का, जनता का कल्याण करना है, वो लक्ष्य को पूरा हो, बाधा ना हो, इसलिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और सारे चीज को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया। और विचार के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसको कहते हैं एस के धर थे अध्यक्ष, एक्स के धर, तो उसको धर कमेटी का नाम से ही जाना जाते हैं, धर कमेटी। 1948 में ही बना, जून 1948 में, जिन्होंने दिसंबर में अपना रिपोर्ट दे दिया था। और इसके पास 2 टर्म्स रेफरेंस था कि क्या किया जाए। तो वो बोले कि नहीं, प्रशासनिक सुविधा हो, जिससे बेहतर प्रशासन हो, उसी को मापदंड बनाते हुए बेहतर प्रशासन, यही आधार होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस,
उस आधार पर राज्यों का भारत में पुनर्गठन किया जाना चाहिए। लेकिन फिर इससे सरकार उस समय की सहमत नहीं थी। फिर एक हाई लेवल कमेटी बना था, फिर दिसंबर 1948 में ही, और वो था एक अलग कमेटी बना 1948 में, तो हाई लेवल कमेटी जेवीपी कमेटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उच्च स्तरीय मंत्री थे उसमें शामिल, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। तो उस समय यही हुआ, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सब थे। इन लोगों ने फिर अध्ययन किया इसी दो चीज देखने के लिए कि बेहतर प्रशासन को ध्यान में रखा जाए, कि भाषा बोलने वाले को एक जगह रखा जाए, क्योंकि थोड़ा सा बेटर कोहिजन होगा लोगों के बीच में, भाषा वाले रहेंगे। लेकिन प्रशासन भी जरूरी था। प्रशासन बेहतर इसलिए कि कल्याण होगा जनता का, और इसीलिए फाइनल स्टडी किया और अपना रिपोर्ट दिया 1949 में, अप्रैल 1949 में दिया, जिसमें कहा गया कि नहीं, फिर प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखा गया। लेकिन तब तक जो है दक्षिण भारत के क्षेत्र में कुछ लोगों के मन जो ये था कि अपने भाषा के क्षेत्र पर राज्य का पुनर्गठन करने की मांग तेज हुई थी दक्षिण में। और उसमें सबसे पहले जो था, पहले मद्रास प्रोविंस में रहने वाले, मद्रास प्रेसिडेंसी था, प्रोविंस में रहने वाले लोगों का जो है, तेलुगु भाषाई लोगों ने, उन लोगों ने मांग शुरू किया था। और मांग में एक तेलुगु भाषा के कांग्रेस के ही नेता थे, पोट्टी श्रीरामुलु जो थे, उन्होंने अनशन किया था। 56 दिन अनशन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी मृत्यु के बाद सरकार दबाव में आ गई थी। और फिर 1953 की बात है, ये आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया, आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर। जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई तो फिर से एक टीम बना, जिसको फजल अली कमेटी कहते हैं, जिसमें जस्टिस फजल अली, जस्टिस फजल अली कमेटी के नाम से ही है, इतिहासकार एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिकर थे। तो इस समिति ने फिर अध्ययन शुरू किया और रिपोर्ट अपना 1955 में दिया। और चूंकि काफी दबाव भी था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किए जाने की मांग को लेकर, तो इन लोगों ने फाइनली बोला कि भाषा के आधार पर, भाषा आधार बोला, भाषा के आधार पर बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी भाषा के आधार पर बनेगा, लेकिन महत्व दिया जाना चाहिए। महत्व दिया जाएगा देश की एकता, अखंडता, देश की जो है एकता, वो नहीं। तो मतलब भाषा के आधार पर के लिए वो सहमत हुआ था। और फिर उन्होंने उन्हीं की अनुशंसा पर संसद में, समिति के अनुसार संसद में एक अधिनियम लाया गया था, जिसको कहा जाता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, जिसको राज्य 7वां संविधान संशोधन अधिनियम या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहा जाता है, और जिसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था भाषा के आधार पर यहाँ पर। और उस समय जो बने थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और एक चीज और भी है कि ये जो अधिनियम था, पहली बार केंद्र शासित प्रदेश का अस्तित्व आया था, और जोनल काउंसिल भी बनाया गया था इसके द्वारा। तो ये तो हुआ इसका। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला टॉपिक, नागरिकता, जिसके बारे में भी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, उसको भी आप रेफर कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ खास पॉइंट्स जो है हम लोग उसी को रेफर करेंगे, बाकी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसको, इसलिए इसको इन ब्रीफ हम लोग चर्चा करेंगे। सिटीजनशिप, जो कि आर्टिकल 5 से 11 के अंतर्गत है। सिटीजन जो देश में रहने वाले ऐसे लोग को कहा जाता है जिनको स्पेशल पॉलिटिकल राइट्स रहते हैं। पॉलिटिकल राइट, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स हैं। जो एक दूसरा जो समूह है या वर्ग है देश में, जिनको वो पॉलिटिकल राइट नहीं रहता है, वो नागरिक नहीं है। इसी राजनीतिक अधिकार के आधार पर अंतर किया जाता है नागरिक में और गैर नागरिक में। तो भारत में कुछ पॉलिटिकल अधिकार हैं नागरिकों को, का वर्णन नागरिकता में हम लोग उस
सारे चीजों को नहीं देखें क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो ये पॉलिटिकल आधार पर। एक चीज यहां पर जो है, विदेशी जो है जिनको वो पॉलिटिकल अधिकार नहीं होते हैं, उस विदेशी को भारत में क्लासिफाई किया गया है। एक है फ्रेंडली नेशन का, मित्र राष्ट्र का फ्रेंडली नेशन, और एक है एनिमी नेशन, शत्रु राष्ट्र का। भारत में विदेशी में भी अंतर किया गया, नागरिक और विदेशी में तो अंतर ही है, विदेशियों में भी अंतर किया गया। और मित्र राष्ट्र शत्रु राष्ट्र में अंतर यही है कि शत्रु राष्ट्र जिससे भारत युद्ध कर रहा हो वो शत्रु राष्ट्र, तो जब युद्ध होता है तभी शत्रु राष्ट्र डिक्लेयर हो सकता है। यहाँ पर एक डिसेबिलिटी है, एक मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार का तो ऐसा है कि विदेशी और नागरिक सभी को अधिकार है, कुछ मौलिक अधिकार विदेशी को नहीं है। लेकिन एक जो अधिकार है जो मित्र राष्ट्र को है और शत्रु राष्ट्र वाले को नहीं है, वो है आर्टिकल 22 का, जिसमें कहा गया राइट अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट, मनमानी बंदीकरण के विरुद्ध अधिकार। कि किसी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं आर्टिकल 22 के अंतर्गत, अपनी गिरफ्तारी को कारण जानने का, फिर अपने न्यायिक सलाहकार को संपर्क करने का, 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का, ये सब है। लेकिन अगर वो शत्रु राष्ट्र का है तो उसको ये सुविधा नहीं मिलेगा। ये इसमें है, यही है। बाकी नागरिकता होने प्राप्त करने से संबंधित नियम बनाने के लिए जो संविधान ने संसद को ही अधिकृत किया है, आर्टिकल 11 कहता है, इस संबंध में संसद को अधिकार दिया गया नागरिकता से संबंधित जो नियम हो उसको रेगुलेट करें। और उसमें सिर्फ ये लिखा था कि 26 जनवरी 1950 को किस तरह के व्यक्ति हो जाएंगे ना भारत के नागरिक, बाकी भविष्य में किस तरह से नागरिकता के संबंध में नियम बनाया जाए वो संसद ही निर्धारित करेगा। आर्टिकल 11 उसके लिए अधिकृत करता है संसद को, और इस अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने नियम भी बनाए थे। और यह है भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट अधिनियम 1955 बने थे। इसमें कहता किस तरह से प्राप्त किया सकता, खोया जा सकता है। इसमें कई बार संशोधन हुआ, तो उसको कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नागरिकता संशोधन अधिनियम कई बार हुआ, सेवरल टाइम्स हुआ है, जरूरत जैसा अन पड़ता है किया जाता है। तो ये हुआ था 1986 में हुआ था, 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2019 में हुआ, सेवरल टाइम्स हुआ जरूरत के हिसाब से। और फिर फाइनली आया स्थिति यहां पर किस तरह से प्राप्त किया जाए और किस तरह से समाप्त होता है। तो प्राप्त करने का मेथोडोलॉजी सिर्फ हम लोग बता दें कि इसमें यह है जन्म द्वारा, वंश परंपरा जिसको डिसेंट कहते हैं, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण जिसको कहते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति रजिस्ट्रेशन से कर सकते हैं, नेचुरलाइजेशन जिसको कहते हैं देशीकरण, उससे प्राप्त कर सकते हैं कभी प्रोसेस है आवेदन देकर, और भूभाग का विलयन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो किसी क्षेत्र पर अगर भारत का अधिकार होता है या विलय होता है तो वहां पर रहने वाले लोग को भारतीय नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। और ऐसा बहुत सा हुआ है 1950 के बाद, जैसे गोवा का विलय हुआ, पुडुचेरी का विलय हुआ, सिक्किम का विलय हुआ, तो वहां पर रहने वाले लोग को भारतीय नागरिकता मिली इसी विधि से। ये सब है, इन सब का चर्चा चूंकि हम लोग पहले कर चुके हैं तो उसको नहीं। समाप्त होने का विधि हम लोग देखें, एक है त्यागना, रिनंसिएशन। और कोई आदमी स्वेच्छा से त्याग दे सकता है, जो कि इच्छा से। किसी का समापन टर्मिनेशन नियम से हो जाता है, और कुछ समूह को जैसे पागल, दिवालिया, देशद्रोह,
वंचित करना, डेप्रीवेशन, इन सबसे खत्म हो सकता है नागरिकता। नागरिकता से संबंधित कुछ डेवलपमेंट है जिसका भी चर्चा हम लोग किए थे पहले। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, शिप ऑफ इंडिया, जिसके 2005 से शुरू किया गया। मेन इसमें नागरिकों जैसा अधिकार दिया गया, कुछ चीजों में वंचित है, जैसे कि बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं, बहुत सा माउंटेनियरिंग पे भी अंकुश है, कुछ कुछ है, लेकिन बाकी नागरिकों को जैसा अधिकार देने की व्यवस्था की गई। उस समय जो मेन उद्देश्य रहा था कि जो भारतीय हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति विदेश में है, वो भारत में जो इन्वेस्ट करें, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान, उनका इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, एफडीआई हो, एफआईआई हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, तो वही था, थोड़ा आर्थिक पर्पस भी था, और ये दिया गया, ये सिस्टम चल रहा है अभी। तो ये इससे संबंधित भी प्रावधान हम लोग चूंकि चर्चा किए हैं, तो एक ब्रीफ स्केच यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए। तो ये हुआ नागरिकता से रिलेटेड। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये टॉपिक भी मौलिक अधिकार, ये टॉपिक भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें भी जो मेजर चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि ये जो फंडामेंटल राइट है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बिल ऑफ राइट्स से, और भारत में इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, क्योंकि ये अधिकार का इसमें वर्णन किया जाता है, ऐसा अधिकार जो नागरिकों को संविधान देता है, संविधान द्वारा दिया गया है, और संविधान ने दिया, संविधान ही इसकी सुरक्षा करता है, इसलिए यह मौलिक है। अन्य और भी नागरिकों का अधिकार है भारत में, लेकिन सबसे ऊंचा दर्जा जो है वो मौलिक अधिकार का है। और अगर देखा जाए, ये जो है मौलिक अधिकार नागरिकों को सरकार के विरुद्ध भी है, मतलब ऐसा अधिकार है जो सरकार भी उल्लंघन नहीं कर सकता। एक अधिकार का स्पेस जो नागरिकों को चाहिए प्रजातांत्रिक परिवेश की स्थिति बनाए रखने के लिए, वो सुनिश्चित करता है ये मौलिक अधिकार। तो हमेशा एक प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम इवन आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट। सरकार के भी मनमानी काम से उनके इन अधिकारों को कोई उल्लंघन नहीं करते। तो एक स्पेस दिया उसको, कैसा लिबर्टी का स्पेस दिया, क्योंकि प्रजातंत्र में यह जरूरी है, क्योंकि कोई सरकार निरंकुश नहीं हो सकता है जनता के विरुद्ध, ऐसा ही संविधान किया है। और ये एक जो ओपन लिबरल स्पेस है जो फंडामेंटल राइट उसको सुनिश्चित करता है, वो उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक माना गया, हर तरह का विकास होगा, तो यही है। और प्रजातंत्र की स्थिति हमेशा बहाल रहेगी, इसलिए इसको कहा गया ये जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सुनिश्चित करता है, राजनीतिक प्रजातंत्र, राजनीतिक प्रजातंत्र। और जैसा हम लोग कहे कि ये ऐसा अधिकार है जो संविधान ने दिया है और संविधान सुरक्षा करता है। तो संविधान बोला है इसका सुरक्षा करने के अधिकार, संविधान ने बोला है कि जो संविधान के अभिभावक माने जाते हैं वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट करेंगे, इसलिए बोला है कि और मामले में तो कोई इंडिविजुअल डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, लेकिन संविधान ये मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है। यही तो है कि उसकी सुरक्षा संविधान करता है, संविधान देता है, संविधान सुरक्षा करता है, इसलिए वो प्रभावित व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जो आर्टिकल 32 में है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमोट। और काफी अंकुश है, आर्टिकल 13 में कहता है ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता है संसद या इसके द्वारा, विधान पालिका के द्वारा, किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। तो मतलब ये जो आर्टिकल 13 जो मौलिक अधिकार का भाग है, ये न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार देता है। जैसे हम लोग क्या हैं कि एक आदमी जिसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, प्रभावित हुआ, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दिया, लेकिन कोर्ट यह भी देख सकता है कि स्थिति बनी है क्या मौलिक अधिकार का उल्लंघन का,
अगर ऐसा बना है तो कोर्ट अपने से भी हस्तक्षेप कर सकता है। ये कोर्ट का हुआ हस्तक्षेप। इसमें हुआ कि प्रभावित व्यक्ति को रिलीफ दिया गया, प्रभावित व्यक्ति गया तो उसको अधिकार बहाल गया, लेकिन वो स्थिति खत्म कर सकता है न्यायालय कि जहां पर कुछ ऐसा किया गया है सरकार के द्वारा, उसका नियम बनाया गया जिससे मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो कोर्ट उसमें मतलब अपने से सामने आएगा और वो कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू करके और निरस्त कर देगा। ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल का। तो मतलब दोनों इंडिविजुअली भी कर सकता है, कोर्ट अपने पे भी कर सकता है, इन जनरल सबको रिलीफ देगा न्यायिक पुनर्वलोकन के द्वारा। इसलिए तो संविधान उसको देता है, संविधान उसकी रक्षा करता है। ठीक है, बाकी जितने उसके बाद और भी प्रावधान है जो डिफरेंट हैं, जैसे हम लोग कहें फ्रीडम ऑफ राइट, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, राइट टू फ्रीडम, ऐसा कहें, राइट टू फ्रीडम है, 14 से 18 तक है। राइट टू इक्वलिटी है, समता का अधिकार है, फ्रीडम सुनिश्चित किया जाता है। कई सब क्या है, प्रस्तावना में ही लिखा था कि देंगे सबको, इक्वलिटी, फ्रीडम है। बाकी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, रिलीजियस अधिकार है, धर्म और भाषा के अल्पसंख्यक का अधिकार है। ये सब डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जैसे हम लोग बोले 14 से 18 है, फ्रीडम है 19 से लेकर 22 तक है, एक्सप्लॉयटेशन का 23 से 24 है, ये आर्टिकल्स है। धर्म का है 25 से 28, और धर्म और भाषा के अल्पसंख्यक 29-30 हैं, तो अपने संस्कृति, शैक्षणिक संस्थान वगैरह से रिलेटेड है। और आर्टिकल 32 जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है प्रभावित व्यक्ति और उसको सुप्रीम कोर्ट बहाल करेगा। 5 तरह का रिट्स है, उसका नाम चूंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग लिखे होंगे, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरेरी, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, तो वो सब द्वारा उसको रिलीफ होता है। तो ये है फंडामेंटल राइट। और फिर में एक टॉपिक ये था कि फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट, इसके बारे में बहुत सा केस स्टडी है जो कि हम लोग देखे थे, लेकिन अमेंडमेंट के संबंध में यही है कि आर्टिकल 13 कहता है कि संसद या विधान पालिका द्वारा नियम नहीं बनाया जा सकता ऐसा जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। लेकिन क्या इस आधार पर देखा जाए कि संशोधन हो सकता है? तो डिफरेंट केस है। जैसे हम लोग एक केस देखे थे, शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस शुरुआती था, 1951 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, संशोधन 1951 का। लेकिन फिर आया गोलकनाथ केस, जिसमें कहा गया कि इसका 1967 का था, इसमें बोला गया कि नहीं, मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं हो सकता। फिर आया 24वां संशोधन जो कि हुआ था 1971 में, जिसमें बोला गया कि किसी में भी संसद को अधिकार है, संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद आया केशवानंद भारती केस, उसमें भी बोला, केशवानंद भारती केस में, क्योंकि इस टॉपिक को डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, एक खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, बोला कि ठीक है संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें दिया बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट, मूलभूत ढांचा का कंसेप्ट है कि इस तरह से संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है मूलभूत ढांचे का उल्लंघन ना हो। फिर इसी पर 43वां संशोधन आया, तो मूल, क्योंकि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की जांच करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय ने रखा था अपने न्यायिक पुनर्वलोकन के अधिकार के अंतर, बोले जुडिशियल रिव्यू करके देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर का। 43वां संशोधन जुडिशियल रिव्यू पर अंकुश लगा दिया। अब मिनर्वा मिल केस जो है जो कि 80 में आया, फिर 42वें संशोधन द्वारा किए गए संशोधन को निरस्त करता हुआ फिर केशवानंद भारती केस के बाद जो स्थिति थी उसको बहाल कर दिया। तो अभी ऐसा ही स्थिति है। तो यही था मौलिक अधिकार के संबंध में। लोग देखें राज्य के नीति निर्देशन तत्व, क्योंकि संविधान के भाग 4 में है, 36 से 51 में, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इतना हम लोग देखें कि जो ये नीति निर्देशन तत्व है वो आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और इसका जो उद्देश्य है, जो सरकार का उद्देश्य आजादी के बाद बना था, वेलफेयर, वेलफेयर गवर्नमेंट बने भारत में, कल्याणकारी। तो कैसे बनेगा?
तो जो डीपीएसपी में लिखी बातों को अगर लागू करे सरकार, तो भारत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी इसमें। यही है, उसके उद्देश्यों को दर्शाते हैं। साथ में हम लोग देखें प्रस्तावना में जो बाद में जोड़ा गया था सोशलिस्ट सेकुलर, तो सोशलिस्ट जो है कि भारत में सोशलिस्ट समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी समाज की जो थॉट्स है वो स्थापित किया जाए, तो वो आइडियोलॉजी को इसके द्वारा लागू किया जा सकता है, जिसमें खास बात है कि भेदभाव रहित समाज होगा, अमीर गरीब के बीच का अंतर कम होगा, जो सोशलिज्म का थॉट है उस तरह का भी लक्ष्य हुआ। इसमें गांधीयन आइडियोलॉजी की भी बात की गई है। गांधी जी का जो सपना था कैसा हो भारत, राम राज उन्होंने कहा था, वो राज की बात करी थी, तो जिसमें हर किसी को रोजगार मिले, हर किसी को अधिकार मिले, सबको समानता मिले, और एक जो वातावरण मिले उसके पूरे विकास का, गांधीयन आइडियोलॉजी, स्थानीय स्तर पर सरकार बने, वो सब चीज जो है इसमें निहित है, तो इन्हीं को लागू करने के लिए। लेकिन खास बात यह है कि इसको लागू जो है वो करने के लिए संसद द्वारा या विधान पालिका द्वारा नियम बनाना होगा। ये अपने आप में जो लिखा हुआ है जो आर्टिकल्स में नहीं, जैसे बहुत से हैं 39B 39C जो है धन का न्यायोचित वितरण की बात करता है, 39C कहता है कि आर्थिक संसाधन का जो केंद्रीकरण ना हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। इसी तरह से जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आप लोग जानते होंगे, आर्टिकल 44 भी है, वो सब इसी में है। तो उन सब अपने आप नहीं है, उसको नियम बनाना पड़ेगा संसद या विधान पालिका में, यही है, नियम बनाकर स्वतः लागू नहीं किया हो सकता है। लेकिन ये जो विधान पालिका या संसद या सरकार नियम बनाएगा, नियम बनाने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, ये निर्भर करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधन, परिस्थितियां अनुकूल हो और संसाधन हो उस पर, तो फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर हाँ जब नियम बन गया तो लागू होगा, बिना नियम बनाए न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया सकता, इसलिए कहा जाता है इसको नॉन इन्फोर्सेबल, नॉन जस्टिसेबल है ये नेचर। संसद ने नियम नहीं बनाया तो लागू नहीं कराया जा सकता, खाली आर्टिकल में लिखा हुआ है तो वो नहीं होगा, इसलिए नॉन जस्टिसेबल है जितने भी। लेकिन अच्छी बातें हैं, और चूंकि पॉपुलर डेमोक्रेसी है, जनता के हित की बात लिखी गई है, इसलिए ऐसा माना जाता है, संविधान के फ्रेमर ने भी माना था कि इसमें जो लिखी हैं जनता के हित की बातें, उसकी अवहेलना नॉर्मली सरकार तो शायद नहीं करेगा लेकिन फोर्स भी नहीं है कि किया सकता है, परिस्थिति और संसाधन पर निर्भर करता है, यही है। इसमें यह है एक, इससे सामाजिक हित होता है, पूरा सामाजिक हित होगा। इसीलिए एक तुलना किया गया था मौलिक अधिकार में और राज्य के नीति निर्देशन तत्व में, मौलिक अधिकार में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, अधिकार और नीति निर्देशन तत्व। खास बात यह है कि इसमें जो है व्यक्तिगत हित निहित होता है, आपका अपना इंडिविजुअल अधिकार हर कोई एंजॉय करता है, इसमें जो होता है सामाजिक हित होता है। तो देखा गया है कि इसको बनाने के लिए नियम बनाना होगा, इसको लागू करने के लिए, आइए अपने आप में लागू है मौलिक अधिकार। तो बोला गया कि कभी ऐसा हो कि व्यक्तिगत हित प्रभावित हो तो लागू किया जा सकता है, तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक जोड़ा गया है उसमें, आर्टिकल 31C संविधान में जोड़ा गया, वो 25वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में किया गया। में जोड़ा गया ये कि जो है 39B और 39C जो है डीपीएसपी, उसको लागू करने के लिए आर्टिकल 14-19 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, 19 राइट टू फ्रीडम, जिसमें 6 फ्रीडम है, का उल्लंघन किया जा सकता है। और स्थिति अभी भी है, बहुत सा लीगल डेवलपमेंट हुआ उसके बाद की भी स्थिति रही, क्योंकि लीगल डेवलपमेंट इसलिए बाद में संसद ने 42 में संशोधन जो किया था 1976 में, उसमें बोला था कि सभी डीपीएसपी को लागू करने के लिए 14-19 के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया सकता है, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया 42 में को मिनर्वा मिल केस द्वारा।
तो मिनर्वा मिल केस में इसके द्वारा जो है निरस्त करके अभी यही वाली स्थिति जो थी 25वें संशोधन वाला कि वर्तमान में यही है कि दो जो सामाजिक हित के मामला को लागू करने के लिए दो मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है। यह है, ये टॉपिक ब्रीफली हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखें फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तो जोड़ा गया था संविधान में 42वें संशोधन द्वारा 1976 स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट से यूएस सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होगा और इसका उद्देश्य यही था कि नागरिकों को तो अधिकार दिया गया है, सरकार या संविधान सोचता है नागरिक के कल्याण के बारे में, वो राज्य के नीति निर्देशन तक में इंडिविजुअली अपने आप अधिकार है, लेकिन नागरिक क्या सोचता है देश के बारे में, उसके लिए भी होना चाहिए, उसको भी तो होना चाहिए। तो उसी के लिए, क्योंकि जरूरी है देश के लिए वो भी सोचे, तो उसके लिए उद्देश्य था कि अगर अच्छा सोचेगा तो देश की एकता एवं अखंडता बनी रहे, एकता एवं अखंडता, यही था को प्रमोट करने के लिए, को बढ़ावा देना उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, संविधान में शामिल किया गया। जब शुरू में 1976 में शामिल किया गया था तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। बाद में 81वां संशोधन अधिनियम जो हुआ था 2002 में, एक और जोड़ा गया जिसमें यह कहा गया था अभिभावकों के लिए कि अपने 14 वर्ष के बच्चे तक को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वो शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं, यह गार्जियन का है, यही है। और ये सब तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। एक चीज और भी है कि इसमें जो लिखी गई है ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। न्यायालय द्वारा माने इसको भी कहा जाता है नॉन जस्टिसेबल, मतलब इसको न्यायालय द्वारा नहीं लागू कराया जा सकता, लेकिन इसका महत्व है। हर जैसे आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कीजिए, एक फ्लैग एक्ट ही है, अगर सम्मान नहीं कीजिएगा, फ्लैग एक्ट का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई हो जाएगा। और भी बहुत चीज है, तो उसमें प्राकृतिक वातावरण की भी सुरक्षा करना है, जन संपत्ति की सुरक्षा करना है, देश के लोगों के बीच में आपसी मेलजोल को बढ़ाना है, यह सब है। तो सारा चीज है कि देश मजबूत बनेगा, आपसी एकता बढ़ेगी, अखंडता को बढ़ावा मिलेगा। और उसमें यह कहा गया कि अगर ऐसा व्यक्ति जो अक्सर अपना मौलिक अधिकार का उल्लंघन, मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करता हो, और अगर कभी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ वो उस पर अपना मांग करेगा तो उसकी मांग थोड़ा कमजोर हो सकती है। ये सब है कुछ इसका इंपॉर्टेंस। तो ये था मौलिक कर्तव्य। अब हम लोग आगे का देखेंगे। यहाँ तक तो हम लोग देख चुके थे। यहाँ पर आगे का देखने से पहले यहाँ पर हम लोग पॉज करते हैं, यहीं पर रुकते हैं।